हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब हम लोग गुड मॉर्निंग की बात करने लग गए हैं, गुड आफ्टरनून की जगह। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, भुगतान संतुलन और विदेशी व्यापार। आज का टॉपिक है भुगतान संतुलन। अब इकोनॉमिक्स अपने खत्म होने के चरण में है। भुगतान संतुलन व विदेशी व्यापार, ये मैं आपको इस लेवल पर पढ़ा दे रहा हूं कि एसएससी में तो आपके काम आएगा ही, बाकी आप कोई भी एग्जाम आगे भी दोगे तो उसमें सारे नोट्स आपको काम आएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है। हेलो बच्चों, मैं भी ठीक हूं, मैं भी बढ़िया हूं। आप लोग कैसे हो? मैथ का क्लास का बेटा पता नहीं है, शायद नहीं हुआ था कि हुआ था कि हमें आइडिया नहीं। प्लीज आप लोग देख लीजिएगा अपने एंड से। चलो भाई, जुड़ना शुरू कर दो आप लोग फटाफट। मैं भी बढ़िया हूं, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग भी जबरदस्त होगे, बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते नमस्ते। चलो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय शिव शंकर। जो भी जिस धर्म का है उसकी तरफ से, उसके लिए मैं उन सभी को नमस्कार बोलना चाहूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्वागत है सभी का। तो आज का टॉपिक लिखेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, भुगतान संतुलन और विदेशी व्यापार। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक भाषा में हम लोग समझते हैं। क्लास को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कठिन अगर लगे तो मुझे तुरंत बताइएगा। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं। जीएसटी हो गया, जीएसटी हो गया, जीएसटी वाला हो गया। ठीक है। तो देखिए, भुगतान संतुलन क्या होता है। अगर आपसे कहा जाए भुगतान संतुलन बताओ तो क्या होता है, अगर इसको मैं सरल भाषा में समझाऊं, सबसे पहले एक एक शब्द का मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनता है। पूछ लेगा कि व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भुगतान संतुलन को हम कैसे समझें? ठीक है। भुगतान संतुलन का मतलब है, जैसे जैसे मान लो आप हैं, मान लो एक व्यक्ति है रमेश। रमेश मेरा फेवरेट है। तुम लोग कहोगे सर रमेश आपका फेवरेट है? जैसे रमेश है, बस अभी जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है 11 बजे से रमेश है। ठीक है। या चलो रमेश को आज हटा देते हैं, आज अपने प्यारे भारत को रखते हैं। इंडिया है, इंडिया का बहुत सारे देशों के साथ व्यापार है। मान लो चीन के साथ व्यापार है, मान लो कि अमेरिका के साथ व्यापार है, मान लो रूस के साथ व्यापार है, रशिया के साथ व्यापार है, मान लो जापान के साथ व्यापार है। मतलब ऐसे बहुत सारे। मान लो हम बांग्लादेश के साथ रख लेते हैं, नेपाल के साथ रख लेते हैं, ऐसे बहुत सारे देशों के साथ व्यापार है। ठीक है। तो भुगतान संतुलन का क्या मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो व्यापार होता है, जो हम व्यापार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं रमेश। ठीक है। नहीं भैया, रिकॉर्डेड क्लास नहीं, मैं खुद लाइव पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, रिकॉर्डेड नहीं होता पेड में। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं मेरे भाई। चलो, तो हमारा अन्य देशों के साथ व्यापार,
ठीक है। अब देखो भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है, हम अन्य देशों के साथ क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं कि नहीं करते, व्यापार करते हैं, तो ये वाली जो चीज है ये इसके अंतर्गत आती। अब एक बात समझिएगा, पहले थोड़ा सा समझिएगा। अब जैसे मान लो कि अब रमेश का ही नाम लिख ही देते हैं अंततः, नहीं मान लो भारत का ही लिखेंगे, इंडिया का नाम लिखते हैं, पहले समझिएगा फिर लिखिएगा। अब मान लो भारत ने चाइना को माल बेचा, चाइना को माल बेचा कितने का, 100 करोड़ का, ठीक है। ये क्या किया, निर्यात किया, 100 करोड़ का निर्यात किया, और उनसे हमने आयात कितना किया, चाइना से 200 करोड़ का, 200 करोड़ रुपए का हमने क्या आयात किया। और ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, अभी सब समझाऊंगा, लिखाऊंगा भी, अभी लिखाऊंगा भी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इस ये वस्तु के रूप में हो सकता है, गुड्स के रूप में हो सकता है, सेवा के यानी सर्विसेज के तौर पर हो सकता है, ठीक है, ये वस्तु के तौर पर हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, सेवा के तौर पर हो सकता है, या किसी पूंजी के तौर पर हो सकता है, किसी पूंजी कैपिटल यानी कि पैसा उधार लेने देने के मामले में भी हो सकता है, किसी भी लेवल पर हो सकता है। तो जो इसे मान लो हमने उनको 200 करोड़ रुपए का आयात कर लिया और 100 करोड़ का निर्यात किया, तो 100 करोड़ रुपए क्या बचा बीच में, बैलेंस बचा, जो हमको उनको देना है, जो हमको उनको देना है, ठीक है, जो हमको उनको देना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको भाई। तुमने रमेश से 100 रुपए लिए, तुमने मान लो एक नाम लेता हूं तुम लोगों का, घनश्याम मान लो है, मान लो घनश्याम से तुमने, श्रुति ने मान लो, श्रुति और घनश्याम आपस में व्यापार करते हैं, श्रुति से घनश्याम ने मान लो 100 रुपए का माल खरीदा, और घनश्याम, ठीक है, श्रुति ने घनश्याम से 100 रुपए का माल खरीदा और घनश्याम को बेचा कितने का, 200 रुपए का। तो 200 रुपए में बेचा तो 100 रुपए क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, यानी उन पर क्या चढ़ गया, 100 रुपए ज्यादा हो गया। आपका भी नाम ले सकते हैं चंदन, किसी का भी ले सकते हैं, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो अब लिखिएगा, थोड़ा लिखिएगा भी इस टॉपिक पे, लिखिएगा भुगतान संतुलन के अंतर्गत, भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक देश का अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ व्यापार, वस्तु, सेवा, पूंजी, ठीक है, के विवरण को दर्शाता है। उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन बोलते हैं। देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट रिफर्स टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट refers to systematic record of all financial activity with other country like China, जापान etc। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे मेरे भाई, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, परेशान ना हो, कल एमसीक्यू ही करवाएंगे, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। समझ में आ गया, ये टॉपिक समझ में आया। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा तो ध्यान रखिएगा, पूरा ठीक से पढ़िएगा भैया, ठीक से पढ़िएगा। एमसीक्यू ही आगे 2-3 दिन तक होंगे।
आगे 2-4 दिन तक बेटा एमसीक्यू ही होंगे। क्लियर हुआ इतना? जल्दी बताओ फटाफट। बेटा एमसीक्यू करवाएंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक, देखो पूजा को नहीं समझ में आया, पूजा को नहीं समझ में आया तो एक बार समझा देते हैं। जैसे मान लो पूजा व्यापार कर सकती है प्रियंका से, ठीक है, पूजा व्यापार करती है प्रियंका से, ठीक है, पूजा व्यापार प्रियंका के साथ करती है। ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट होगा, जो पढ़ रहे वो पढ़ लो यार, पहले पढ़ने दिया, पढ़ो यार, ठीक है। पूजा व्यापार करती प्रियंका के साथ, तो प्रियंका को पूजा माल बेचती 100 रुपए का और प्रियंका से माल लेती 200 रुपए का, तो इसके बीच में 100 रुपए का क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, है ना। पहले तो पूरा विवरण रखना, हमने उनको कितने का माल बेचा, कितने का माल उनसे खरीदा, तो ऐसे उसको क्या करना, ठीक है, याद रखिएगा। ज्योग्राफी जल्दी ही होने वाला है, 1 हफ्ते में, इस नेक्स्ट वीक से ज्योग्राफी होगा, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ। चलो क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं चालू खाता क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। देखो मैं आप लोगों को पहले समझा देता हूं, ठीक है, यहां मैं 2-3 चीजें समझा देता हूं। जैसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ गए, चलो एक एक करके समझाता हूं। चालू खाता मैं एक साथ सबको समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम लोग हो सकता है परेशान हो जाओ। करंट अकाउंट, ठीक है, चालू खाता, चालू खाता बहुत ही मजेदार है, चालू खाता जो है वो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है चालू खाते में, इसमें 1 वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं के आयात निर्यात के विवरण को दर्शाया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये 2 तरीके की चीजें होती हैं, इसमें 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है दृश्य प्रकार, दृश्य प्रकार, और दूसरा होता है अदृश्य। ठीक है, विजिबल, नॉन विजिबल टाइप। अभी समझाते हैं, अभी आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो अब दृश्य प्रकार में क्या लिखोगे, जैसे सामान, जैसे कंप्यूटर, कोई बोर्ड, कोई मशीन। अदृश्य में जैसे सेवाएं, ठीक, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, टूरिज्म, ये सब कुछ होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो एक वस्तु में सेवाओं का कितना आयात और कितना निर्यात हुआ, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जाता है। इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी है, सामान और कंप्यूटर बोर्ड, ये सब चीजें। ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है, लिखेगा करंट अकाउंट is related to balance of payment inflow and outflow within a year। ठीक है, एक साल में ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं विजिबल, जो दिखाई देती चीजें, जो नॉन विजिबल। जैसे मेरी सर्विस है, मैं टीचर हूं, मेरी चीजें दिखाई नहीं देंगी, नॉन विजिबल है। और जो कोई सामान अगर भेजा जा रहा है, कोई कंप्यूटर भेजा जा रहा है, कोई बोर्ड, कोई मशीन भेजी जा रही है, वो क्या है, विजिबल है। ठीक है। और अदरस है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मुझे कहीं सऊदी अरब भेज दो, मेरे कपड़े गंदे लत्ते कर दो, कोई कह देगा ये मजदूर है। हाँ, एजुकेशन भी होगा, बताया ना। कोई मुझे गंदे संदे कपड़े पहना दो, दो चार लपड़ मार दो, बाल वाल मेरे खराब कर दो, कोई कहेगा मजदूर है ना। तो वो मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं अपनी क्षमता से उसको व्यक्त करूंगा। तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चालू खाता, चालू खाता क्लियर हो गया। एक बार और का मतलब यह है बेटा, जैसे तुम एक साल में किसी देश के साथ, चाहे सामान के तौर पर चाहे सेवा के तौर पर, किसी भी चीज का कितना निर्यात करते हो और कितना आयात करते हो, उसको तुमने एक कागज में लिख लिया एक साल के अंतर्गत, उसको बोलते हैं जो है चालू खाता। चालू खाता जो एक साल के अंदर हर साल फिक्स कर लिया जाता है। जैसे मान लो, ऐसे समझते हैं, जैसे तुम 2 रूम पार्टनर हो, ऐसे समझो तुम लोग, ध्यान से समझो। जैसे तुम लोग हो, रूम पार्टनर हो, 2 लोग रहते हो। अब देखो, इसको समझो प्यार से, जैसे 2 रूम पार्टनर एक साथ रह रहे हैं। अब 2 रूम पार्टनर एक साथ रह रहे हैं, चलो ठीक, अच्छी बात, रह रहे हैं। अब हुआ क्या कि वो पूरे महीने में किराया कितना, घर में रूम में सब्जी आई कितना, वो मसाला लाए, तेल फुले लाए, दुनिया भर का आइटम कितना लेकर आए, उसको महीने के अंत में जाकर, ये साल वाला मैं महीने के हिसाब से समझा रहा हूं, तय कर लिया। अब युवा की कमरे का खर्चा जो है, न्यूज़पेपर से लेकर, लाइट से लेकर, रूम रेंट से लेकर, मान लो आया 12,000 रुपए आया। तो दोनों लोगों ने क्या तय कर लिया, हाँ इन्फ्लेशन खत्म हो गया, ठीक है, क्या तय कर लिया कि 12,000 आया तो 6,000 तुम्हारा हो गया और 6,000 हमारा हो गया, दोनों लोगों ने तय कर लिया। तो उसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, साल भर में करते हैं। भारत किसी देश से क्या करता है, एक साल में करता है। कि अगर हमारा बांग्लादेश के साथ एक साल में कितना व्यापार है, मान लो हमने 200 करोड़ का माल भेजा और 230 करोड़ रुपए का माल हमने लिया उनसे, ठीक है, तो 30 करोड़ रुपए क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। लेकिन इसको एक विवरण में तो हम रखेंगे, अगर रखेंगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बैंक में भी चालू खाता होता है, जिससे आसानी से यूज किया जा सके। वो चालू खाता अलग है, ये चालू खाता अलग है बेटा, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में है। ठीक। अब कोई कह रहा था दूसरा अदृश्य वस्तुएं जो नॉन विजिबल है, जैसे मैंने बताया ना, सेवा देना। जैसे मैं टीचर हूं और मुझे 4-6 लपड़ मार दिए जाए, मेरे बाल वाल खराब कर दिए जाए, है ना, तो फिर क्या होगा, अगर मेरे बाल वाल खराब कर दिए जाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाए और मुझे जो है मैं एकदम कमजोर हो जाऊं, फटे कपड़े पहना दिए, तो भिखारी लगूंगा। तो है ना, तो भिखारी लगूंगा, तो कोई थोड़ी ना देख पाएगा। तो वो वाली चीजें होती हैं। तो जैसे यहां एजुकेशन, हेल्थ, शिक्षा भी लिख लीजिए। क्लियर हो गया मेरे भाई। नो सर, समझाइए सर फिर से। देखो, ऐसा है कि जैसे तुम्हारा कोई रूम पार्टनर है, नहीं नहीं, दृष्टि में नहीं हुआ था, तब ये सब कुछ नहीं होता था। मेरी उम्र 35 साल है मेरे भाई। हाँ, बोर्ड मशीन ये सब कुछ लिखा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत से। फैक्ट है ये तथ्य जो आपको याद रखना है। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं
एक्सपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, जो चीजें भारत से निर्यात की जाती हैं, जो चीजें क्या करती जाती है, भारत से निर्यात की जाती हैं। तो पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंग्लिश में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट लिखिएगा। पहला हो गया पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा है हीरा मोती, ठीक है, तो लिखेगा प्रीसियस एंड नॉन प्रीसियस स्टोन। फिर लोहा और स्टील, लोहा, स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। फिर चौथा है ड्रग फार्मुलेशन, दवाएं, ड्रग्स फार्मुलेशन, ड्रग्स। और पांचवें नंबर पर क्या है, गोल्ड, सोना, सोना या गोल्ड और अदर प्रीसियस गुड्स, ठीक। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सबसे ज्यादा क्या निर्यात होता है। मैं 10 सालों से अपने पैरों पे कमाता हूं। ये क्या करते हैं हम लोग, ये सब चीजें निर्यात करते हैं। अब तुम्हारी कंफ्यूजन यहां एक बात पर हो सकती है कि सर ये बताइए, कि हम पेट्रोल तो सबसे ज्यादा आयात करते हैं, तो हम निर्यात कैसे करते हैं। तो हम आयात जो पेट्रोल करते हैं वो होता है कच्चा पेट्रोल, कच्चा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। फिर हमारे यहाँ जो रिलायंस वगैरह है वो क्या है, रिफाइनरी है, ठीक है, वो रिफाइनरी है। हाँ अनाज जाता है लेकिन वो इनमें नहीं आता, वो इनमें नहीं आता। अब हम लोग बात करेंगे हम आयात क्या करते हैं, इंपोर्ट क्या करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। सर एक बार और बेटा, हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, हम कच्चा तेल दुनिया से आयात करते हैं, जैसे वेनेजुएला हो गया, रूस हो गया, इन सबसे ये आयात करते हैं। फिर उसको रिफाइन करते हैं, यानी उसको गाड़ी में चलने योग्य बनाते हैं, फिर उसको हम भेजते हैं किसी देश, ठीक है। हमारे देश में तो तेल उत्पादन होता नहीं सबसे ज्यादा, क्लियर है। तो इसलिए पहले पॉइंट पर कंफ्यूज मत होइएगा। हीरा मोती, जैसे हीरा मोती की हमारे यहाँ उत्पादन सबसे ज्यादा नहीं होता, बट इसको हम, ये सब चाइना में होता है बहुत, पर हम उसको क्या करते हैं, मुझे देखकर नहीं लगता तो मैं क्या करूं मेरे भाई, पढ़ाई करो यहां भाई, ठीक है। चलो सब्जेक्टिव नहीं आएगा, आपको सिर्फ समझना है। अब लिखेगा प्रमुख आयातक वस्तुएं, इंपॉर्टेंट इंपोर्ट, प्रमुख आयातक वस्तुएं, प्रमुख आयातक वस्तुएं, ठीक है। प्रमुख आयातक वस्तु क्या क्या है भैया, तो सबसे ज्यादा क्या हम आयात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम आयात करते हैं कच्चा तेल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। दूसरे नंबर पर गोल्ड, सोना, दूसरे नंबर पर क्या था, सोना। तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, चौथे नंबर पर वही हीरा जवाहरात, प्रीसियस गुड्स, ठीक है, पल्स, मोती, हीरा, प्रीसियस गुड्स। फिर है कोल, कोयला, गैस, कोल,
गैस, ये सब हम आयात करते हैं। हाँ भाई पहले देखो हमारे यहाँ गोल्ड रिफाइन करके एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं होता। जो लिखाया है वो एकदम क्लियर है बेटा। सर क्या पीडीए, हाँ पीडीएफ रहेगा भैया। क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया। भैया देखो पढ़ाई करो, अब और बातें नहीं करते हैं, और बातें नहीं करो, जो आपको पढ़ाई करना वो वाला बात करो हमसे बस। क्योंकि दूसरी बातों में मेरा भेजा गर्म होने लगता है, फिर तुम लोग कहते हो सर डांट देते हैं। ठीक, चक्कर सा आ रहा है। क्या मैं क्यूट हूं? कौन कहता मैं क्यूट हूं? कोई नहीं कहता मैं क्यूट हूं। चलो, मुद्रा का अवमूल्यन, अगला लिखेगा मुद्रा का अवमूल्यन, डी इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है इसको समझो। नहीं भाई पढ़ाई करो यार, तुम लोग इतना वो मत हो। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा, जैसे बताया वैसे रट लो। मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी करना। ठीक, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में कमी करना। यार ज्योग्राफी भी जल्दी होगी। मुद्रा के मूल्य में कमी करना, अब जैसे ये क्यों होता है, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? हाँ करंट अकाउंट खत्म हो गया, ठीक, अभी और समझाएंगे उसमें। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब होता है ये क्यों किया जाता है, मुद्रा के मूल्य में कमी करना। जैसे हमारा 1 रुपया बराबर क्या होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है कि नहीं होता है? 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अगर कोई आपसे कहे कि आप हमें 1 रुपया बराबर अब 80 पैसा है, यानी कि हमें 80 पैसा दे दो, यानी कि अगर आप कोई चीज 80 पैसे की खरीदोगे तो समझ लो आप 1 रुपए की खरीद रहे हो। अगर कोई कह दे कि आप 80 पैसे की कोई चीज खरीद रहे हो, ठीक, तो समझ लो आप 1 रुपए की चीज खरीद रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं ही ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा भैया, मैं ही पढ़ाऊंगा। बहुत कम चैप्टर है मेरे भाई, पढ़ लो। गर्मी बहुत लग रही है, 1 सेकंड रुकिएगा। चलो
तो जैसे 1 रुपया आपको क्या है 80 पैसे पर, 80 पैसा दे दो बस आप 1 रुपए के बराबर माल खरीद लोगे। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों कि करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा, या क्यों करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई दुकान पर जाओ तो क्या बोलता है, अक्सर दुकान वाला क्या बोलता है, छूट चल रही, छूट चल रही। ठीक, लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, छूट चल रही है। लोग क्या बोलते हैं, छूट चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है। ऐसा लोग क्यों बोलते हैं, ताकि माल खरीद सके, माल को क्या कर सके, बेच सके, बेच सके और खरीदने वाले को क्या हो सके, फायदा हो सके, खरीदने वाले को फायदा हो सके। इसी उद्देश्य के साथ तो होता है ना, है ना, डिस्काउंट। लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था। अब समझो होता क्या है मुद्रा का अवमूल्यन। ठीक है, होता ऐसा है, क्यों, किन परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे मान लो आपने उत्पादन खूब कर लिया, आपने उत्पादन ज्यादा कर लिया, अब आपने उत्पादन ज्यादा कर लिया, माल आपके घरों में भरा है, माल क्या है, भरा हुआ है, ये सब माल भरा हुआ है। अब उत्पादन हो गया, जैसे मान लो ये सारे फोन है, ये सारे मान लो फोन है, ये फोन है, ये सारे फोन, बहुत सारे उत्पादन कर लिए, लाखों फोन, लाखों करोड़ों फोन बना लिए, लाखों करोड़ों हमने फोन का उत्पादन कर लिया। अब यार देख रहे हैं कि ये माल बिक ही नहीं रहा है। ठीक है, ये जो है ये माल बिक नहीं रहा है। अब माल बिक नहीं रहा तो पहली दिक्कत क्या है कि जब माल उत्पादन किया तो उसमें हमारा पैसा फंस गया कि नहीं फंस गया, उत्पादन किया तो उसमें पैसा फंस गया। अब हमारे सामने ये मजबूरी आ रही है कि अगर हम माल नहीं बेचेंगे तब तो ये माल भरा हुआ है, मोबाइल सारे भरे हुए हैं। ठीक, तो ये वाली जो चीज है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है कि हम अब क्या कर देते हैं, रुपए का अवमूल्यन कर देते हैं। तो रुपए का अवमूल्यन करने का फायदा क्या होगा कि कोई विदेशी व्यक्ति, विदेशी लोग, विदेशी व्यापारी आएंगे, विदेशी व्यापारी या देश के लोग ही, या देश के व्यापारी ही, कोई भी लोग आएंगे और हमारे माल को खरीदना शुरू कर देंगे। भाई जो मोबाइल 10,000 का बिकता था, मान लो अब वो कितने मिल रहा, 8,000 का मिल रहा है, तो उनको क्या लगेगा, हम अपने देश में ले जाकर इसको 10,000 का बेच लेंगे। ठीक, इनको लगता है कि यार हम चलो जान बची तो लाखों पाए, ये तो माल बिक ही नहीं रहा था, ये तो माल पड़ा हुआ था, डंप पड़ा हुआ था, ये तो बिक ही नहीं रहा था, तो ये माल बिक गया। ठीक है, ठीक है, ये माल बिक गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, दाम में कमी कर देना, है ना, समझ में आ गया। सरल भाषा में कहा जाए तो दाम में कमी कर देना। ठीक, अभी समझा, अभी लिखा रहे हैं, क्लियर हुआ। लिखेगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, लिखेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने देश का माल बेचने के लिए रुपए के मूल्य में कमी कर देना। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, ठीक है, अपने देश के, अपने रुपए में मूल्य के में कमी कर देना, यही होता है। ठीक है, यही होता है अवमूल्यन। प्राइसिंग, प्राइस डिक्रीजिंग ऑफ मनी वैल्यू, that is called de-evaluation। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया, किसी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट के प्राइस में कमी कर देते हैं। रिच मैन कौन है, रिच मैन, दुनिया की रिचेस्ट मैन कौन है, पूछ रहा है।
चलो अब एक कंसेप्ट समझाते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब लोग बोलो वन टाइम प्लीज। अरे भैया चलो अब समझाते हैं व्यापार घाटा क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा क्या होता है? तो भैया हम क्या करें? भैया क्लास पूरे घंटे भर पढ़ानी ही पढ़ानी है हमें। व्यापार घाटा क्या होता है लिखिएगा। किसी देश से जिस अनुपात, किसी देश से जितना माल, वस्तु व सेवाएं खरीदना उसकी तुलना में कम वस्तुओं को उस देश को बेचना, व्यापार घाटा कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए लिखिएगा चीन से भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक है। ट्रेड डेफिसिट refers to maximum import and lower export, that is called ट्रेड डेफिसिट। ठीक, यानी कि ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जैसे अब इसको समझा रहा हूं। जैसे हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि चीन से हम आयात ज्यादा करते हैं। आयात हम क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं। और क्या है? निर्यात है। क्या है? निर्यात हमेशा हम कम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके यहाँ पर मशीनों का उत्पादन और दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? मशीनों का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। व्यापार घाटा समझ में आ गया, यानी कि तुम किसी से माल ज्यादा खरीदो और उसके बदले में उसको कम माल बेच पाओ। ठीक है, वो तुमसे उसकी तुलना में तुम दूसरे उसको कम माल बेच पाओ। समझ में आया? तो तुम्हारा उसके साथ घाटा हो जाएगा। है ना? बहुत ज्यादा है, बहुत है ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, बुक लेना है तो आप ले लीजिए, अपनी सुविधा अनुसार सोचिए बेटा। आपको जरूरत है तो आप बिल्कुल लीजिए।
वैसे ले लेना ही ठीक रहेगा। क्लियर हो गया मेरे भाई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो तुम किसी से ज्यादा माल खरीदो और उसको कम माल बेच पाओ। जैसे तुमने, अब देखो ऐसा है कि वही बात है कि अगर तुमने किसी से 100 रुपए का माल खरीद लिया और तुम उसको 90 रुपए का बेच पाए, तो 10 रुपए वो तो तुमसे मांगेगा ना कि भैया 10 रुपया जो बैलेंस में बचा है वो तो हमको हमारा वापस करो। यही होता है। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो गया। चलो अब आगे बात करते हैं, रुपए की परिवर्तनीयता क्या होती है। रुपए की परिवर्तनीयता, अब ये बहुत इजी है। रुपए की परिवर्तनीयता ये बहुत इजी है। अभी आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा होगा, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। अब भैया देखो ये क्या होता है। अब देखो ऐसा है, रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली मुद्रा कौन है? डॉलर है। तो दो देशों के बीच में व्यापार किससे होता है? जैसे मान लो भारत और मान लो बांग्लादेश के बीच व्यापार है, समझाने के लिए बोल रहा हूं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार है, तो किसमें होगा? किसमें होगा? डॉलर में होगा। और डॉलर किसकी मुद्रा है? अमेरिका की मुद्रा है, यूएस की मुद्रा है। इनकी मुद्रा क्या है? टका है। और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। इनको क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय मुद्राएं बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? क्षेत्रीय मुद्राएं बोला जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राएं सिर्फ 5 हैं, जिनमें डॉलर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो ये कहेंगे हमको डॉलर दीजिए। अब जैसे भारत इनके साथ, जैसे मान लो भारत से ये अनाज लेना चाहते, बांग्लादेश अनाज लेना चाहता है भारत से, अनाज, तो भारत क्या कहेगा? ठीक है डॉलर दे दीजिए हमें। अब बांग्लादेश का भारत टका क्यों ले लेगा? क्योंकि टका तो सिर्फ इन्हीं देश में चलता है, रुपया सिर्फ हमारे यहाँ चलता है। तो ये रुपया लेकर क्या करेंगे? वो ये टका लेकर क्या करेंगे? तो ये होगा कि हमें डॉलर दीजिए। तो डॉलर के लिए क्या होगा? रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब है कि हम क्या करेंगे? हम एक संस्था है आईएमएफ के पास जाएंगे, ठीक है। और वहां पर जैसे मान लो बांग्लादेश को क्या करना है? अपने रुपए को बदलना है। बांग्लादेश क्या करेगा? जो है टका देगा या सोना दे सकता है, जो भी वो मांगेंगे वो देगा, और बदले में क्या लेगा? डॉलर प्राप्त करेगा, ठीक है। इसीलिए अमेरिका का दबदबा सबसे ज्यादा कायम है। इसीलिए अमेरिका का दबदबा सबसे ज्यादा कायम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्योंकि डॉलर क्या है? बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली है। डॉलर क्या है? बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली है। डॉलर क्योंकि इसको दुनिया का हर कोई देश स्वीकार करता है। डॉलर इज मल्टी डायमेंशनल पेमेंट method that is called very important for convertibility of rupee। ठीक है, लिखेगा हिंदी में आप लोग लिखिएगा, आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको सब मैंने करा दिया, लिखिएगा हिंदी में लिखिएगा, दो देशों के मध्य व्यापार करने के लिए डॉलर की आवश्यकता होती है।
इसको IMF नामक संस्था द्वारा बदला जाता है। ठीक, जैसे होता ना जले कटे नोट दो ये वाले लो, है ना, तो ये वाली चीज बदला जाता है, ये वाली चीज होती। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्योंकि डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट मनी है। ज्योग्राफी की क्लास जल्दी इंपॉर्टेंट होगी मेरे भाई। IMF क्या है? एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो इस तरीके के काम दुनिया के देशों को लोन देने का काम करता है। मैंने क्लास पीछे पढ़ाई थी, दुनिया के देशों को लोन देने का काम करता है, दुनिया के देशों को सुविधाएं प्रदान करता है, रुपए को परिवर्तित करता है। देखो इसका मतलब है, जैसे मान लो, ऐसे समझो, सरल भाषा में, देसी भाषा में जब तक ना समझाओ मजा नहीं आता। जैसे मान लो कि तुम क्या करोगे, जैसे मान लो तुम हो इंडिया और इधर है रूस। ठीक, तुम रूस से माल निर्यात करना चाहते हो, इनको बेचना चाहते हो। ठीक, इनसे माल तुम खरीदते हो। ठीक है, तो तुमको अब तुम्हारे देश का पैसा, इनका रूबल, इनके यहां रूबल चलता है जो तुम्हारे देश में नहीं चल सकता, और हमारा रुपया चलता है जो इनके देश में नहीं चल सकता। तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि सर एक जुगाड़ करिए, ये जल्दी से। ठीक है, बैग तुम क्या कहोगे कि यार ऐसा कुछ करते हैं, ऐसी कोई मुद्रा की बात करते हैं, व्यापार करते हैं जो तुम्हारे देश में भी चलती हो, जो हमारे देश में भी चलती हो। तो वो काम कौन करता है? डॉलर करता है, डॉलर। ठीक, इसीलिए इसको मैंने क्या बताया? बहुपक्षीय मुद्रा बताया। तो ये कहेंगे कि ऐसा है डॉलर चाहिए, तो ये कहेंगे हमें निर्यात करना है, तो कहेंगे हमको डॉलर में पैसा चाहिए। ये कहेंगे हमें माल खरीदना, तो ये कहेंगे हमें डॉलर में पैसा चाहिए। तो डॉलर अब मिलेगी कहां से? तो उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? IMF के पास जाना पड़ेगा। तो IMF को तुम जब उसको रुपया दे दोगे तो तुमको बदल के वो डॉलर दे देगा, उसके बदले में कुछ शुल्क लेगा, बस। डॉलर हर जगह चलता है, इंडिया में डॉलर अंदर नहीं चलता, क्योंकि हमारी क्षेत्रीय मुद्रा रुपया है मेरे भाई। बैक कीजिए, बैक कीजिए, बैक कर दिया, लो भैया बैक कर दिया। थोड़ा अगर कठिन लगा हो तो एक बार रिवीजन करिएगा, या ना समझ में आया हो तो दोबारा बताइए। यार तुम लोग परेशान क्यों हो कि इकोनॉमिक और कितना चैप्टर है, इकोनॉमिक और कितना चैप्टर है? चलो अब आज थोड़ी बात करते हैं। और बताओ आप लोग सब कुछ कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये बताओ। चलो आज थोड़ा बात करते हैं, कल हम लोग FDI पढ़ेंगे नए ढंग से। बताओ तुम लोग कैसे पढ़ाई लिखाई और चल रही है? अच्छा, एक बार जैसे मान लो तुमको किसी देश के साथ व्यापार करना है। ठीक है, अरे यार ऐसे समझते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे सरल और देसी भाषा में समझो। मान लो तुम्हारा नाम है सुरेश,
ठीक है। अब और तुमको धान चाहिए, और किसी का नाम है महेश, इसको गेहूं चाहिए, इसके पास गेहूं है, तुम्हारे पास धान है, चाहिए नहीं है, तुम्हारे पास धान है, इनके पास गेहूं है, ठीक। अब तुमको चाहिए, इसको चाहिए, महेश को चाहिए धान, सुरेश को चाहिए गेहूं, ठीक। दोनों के एक दूसरे को धान गेहूं चाहिए। लेकिन अब यार क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जो है एक दूसरे का जो व्यापार, अगर एक दूसरे को आयात निर्यात करते हैं तो माल में कर नहीं सकते, आयात और निर्यात करते हैं यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं वो माल में नहीं कर सकते, उसको हमें पैसे के रूप में करना पड़ेगा, ठीक। हमारे सुरेश के यहां चलता है रुपया, और यहां महेश के यहां चलती कोई और मुद्रा मान लेते हैं, कोई XYZ कोई मुद्रा मान लेते हैं। जो मुद्रा उनके यहां चलती वो इनके यहां नहीं चलती, जो इनके यहां चलती वो उनके यहां नहीं चलती। तो दोनों क्या करेंगे, ठीक है। मेरा नाम मनीष है, महेश नहीं है, मेरा नाम मनीष है, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों लोग क्या करेंगे, परेशान है दोनों लोग, तो कहेंगे ऐसी कोई मुद्रा ढूंढी जाए जो दोनों देशों के बीच में, जो सुरेश भी स्वीकार कर ले, जो महेश भी स्वीकार कर ले। तो कहां चले गए, तो भैया एक बनिया के पास गए जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे बोले भैया ऐसी मुद्रा हमें बताओ जो दुनिया की 5 मुद्रा है, जो ये भी सुरेश बिल के यहाँ चल जाए, जो महेश पाने के लिए बेला लाए हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, डॉलर है, डॉलर ले जाओ, जो सुरेश भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और महेश भी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बनिया मतलब बिजनेसमैन मेरे भाई, बनिया मतलब बिजनेसमैन, ठीक है। तब समझ में आएगा, क्लियर हुआ। चलो समझ में आ गया पूरा, अब समझ में आ गया कि और कुछ इसका और देसी उदाहरण लेकर आए, गोबर और जो है उसकी बात करें, धान गेहूं बैल जानवर की बात करें, तब समझ में आएगा। $1 बराबर 80-82 रुपए के बराबर है इस समय, बहुत ज्यादा है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो और बताओ तैयारी कैसी चल रही तुम लोग, ये बताओ फटाफट। आज गला सूख रहा है बार बार। MCQ कल करवाऊंगा, MCQ 1-2 दिन बाद करवाना शुरू करूंगा, कल FDI पढ़ाऊंगा। चलो क्लास अगर पसंद आई हो तो सभी लोग प्लीज जो है रेटिंग अच्छी कीजिएगा, अगर क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग रेटिंग अच्छी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, कल क्लास में मिलते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके किसी को इग्नोर कर नहीं करते, सभी को हम बहुत ज्यादा वो करते हैं। थैंक यू बाय बाय।